हथकड़ी और पैरों में जंजीरें बांधकर सैन्य विमान से भारतीयों को उठाकर यहाँ भेज दिया है अमेरिका ने। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारा दोस्त है अमेरिका, अमेरिका कहता है हमारा फ्रेंड है अमेरिका भारत, मोदी जी कहते हैं कि हमारा फ्रेंड ट्रंप, और ट्रंप कहता है हमारा फ्रेंड मोदी। और ये क्या हो रहा है, सब पर चर्चा करेंगे। क्या क्या हुआ है, कैसी कैसी स्थिति हुई है, चर्चा करेंगे। ओके, मैं हूँ सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़ में। तो शुरू करते हैं और एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग। किस देश ने अवैध भारतीयों को हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधकर सैन्य विमान से भारत निर्वासित किया, डिपोर्ट किया? आंसर को सबको पता है, आंसर है यूएसए, अमेरिका। ठीक है, यही वो विमान है, यही वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जिससे अमृतसर में लाया गया है भारतीयों को। मैं एक न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। ये जो विमान है ना, पहले तो बताऊँ, ये C-17 ग्लोब मास्टर है। इसी से 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों को 5 फरवरी को यहाँ भेजा गया है अमृतसर में। ठीक है, ये न्यूज़ देखिए आप, क्या है न्यूज़ में। इंडियन एक्सप्रेस का कवर पेज हम बता रहे हैं, कब का, 6 फरवरी का। इसमें ये खबर है, हम अगर डिटेल जाते हैं तो इस तरह से ये खबर निकलती है। और उसमें क्या कहा गया है, पंजाब के होशियारपुर एक ज़िला है पंजाब में, वहाँ के 40 वर्षीय एक व्यक्ति हैं। उनका ये क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं आप देखिए। फॉर 40 आवर्स वी वर हैंडक्राफ्ट, आवर फीट टाइड विद चेन्स एंड वर नॉट अलाउड टू मूव एन इंच from our seats. After repeated requests, we were allowed to drag ourselves to the washroom. मतलब क्या हुआ इसका, हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में हम कहेंगे 40 घंटे तक हमें हथकड़ी लगाई, हमारे पैरों को जंजीरों से बांधे रहे, हमें अपनी सीट से 1 इंच भी हिलने नहीं दिया गया। बार बार अनुरोध करने के पर हमें खुद को घसीट कर वॉशरूम तक जाने दिया गया। और वह जो क्रू के लोग थे, सैन्य विमान में जो लोग थे जो अमेरिका के, उन लोगों ने शौचालय का दरवाज़ा खोलकर हमें अंदर धकेल दिया। यात्रा को इन लोगों ने नरक से भी बदतर बताया है। हरविंदर हैं वो, ये लिखते हैं, बताते हैं, और थोड़ा हम देखते हैं, पढ़ते हैं इस चीज़ को। कहा कि 40 घंटे तक ठीक से खाना भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वे हथकड़ी लगाकर खाने को मजबूर करते थे। हमने सुरक्षा कर्मियों से कुछ मिनटों के लिए हथकड़ी खोलने का अनुरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यात्रा न केवल शारीरिक रूप से दर्दनाक थी बल्कि मानसिक रूप से भी थका देने वाली थी। साथ ही ये भी बात कही कि फल वगैरह दिए गए थे। अब ये इस तरीके से व्यवहार भारतीयों के साथ जो आप देख रहे हैं कि वॉशरूम के लिए जूझना पड़ा 40 घंटे तक, कि इस तरीके से हाथ बांध कर अंदर ले जाया गया, फिर पैरों को बांध दिया गया जंजीर से और बैठा दिया गया सैन्य विमान में। अब सवाल यह होगा कि निर्वासन का कारण क्या, क्यों डिपोर्ट किया गया? पता है आपको, अमेरिका में अवैध रूप से घुसे थे ये लोग, प्रयास किया था, और अगर वीज़ा भी था तो वीज़ा की अवधि से ज़्यादा तक रहे। इसके अलावा कानूनी स्थिति को प्रभावित किया उन लोगों ने, अगर वीज़ा है भी तो और कुछ लोगों को कानूनी अधिकार नहीं था। ठीक है, ट्रंप का क्या रुख रहा है? देखिए, 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी ट्रंप ने, 47वें राष्ट्रपति बने अभी, और शपथ के बाद ही उन्होंने एक भाषण दिया था और बहुत सारी बातें कही थी। उनमें महत्वपूर्ण बात ये थी, उन्होंने कहा कि हम बुरे खूंखार अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं, ये हत्यारे हैं, ये सबसे बुरे हैं, जितने आप सोच नहीं सकते, हम उनको बाहर निकाल रहे हैं। और कहा ये सब एलियन है जो बाहर से आकर हमारे देश में चले आए। और उसके बाद ट्रंप ने लैकन रिले एक्ट, ये ध्यान रखिएगा आप, एग्जामिनेशन में जब लिखना होगा ना तो ये लिखना होगा आपको, क्या है लैकन रिले एक्ट, उस पर साइन किया था। ये है लैकन रिले एक्ट, जिससे अमेरिकी अधिकारियों को उन तमाम अप्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार मिल गया जो किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि 15 लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें से 20,000 से ज़्यादा पहली लिस्ट में भारतीय हैं। ओके, ये स्थिति हुई है।
अब आगे क्या बात है? अब सवाल यहाँ पर होगा कि डिपोर्ट कर रहे हैं तो इस तरह से मिलिट्री एयरक्राफ्ट का क्यों यूज किया जा रहा है? मिलिट्री एयरक्राफ्ट का यूज़ करना बड़ा ही महंगा है। देखिए मामला क्या है, तमाम द हिंदू ने भी लिखा है इस पर, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। बहुत ही असामान्य है, नॉर्मल नहीं है ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर जो ये देख रहे हैं आप, इसके ज़रिए भेजा गया भारत में। इसको चलाने की अनुमानित लागत जो है ना वो $28,500 पर आवर है। बहुत बड़ी रकम है पर आवर। 24 घंटे से ज़्यादा लगे हैं आने में और उतने ही टाइम लगेंगे जाने में। सोचिए कितना खर्चा हो रहा है। और भारत के लिए निर्वासन की जो उड़ान है इस बार की डिपोर्ट की, वो सबसे लंबी रही है। ठीक है, इससे पहले ग्वाटेमाला, पेरू, इक्वाडोर, होंडुरास, कोलंबिया यहाँ पर भेजा गया था। कोलंबिया के लिए तो एक सैन्य विमान उड़ा था, लेकिन उस देश ने अप्रवासियों को भारत मतलब वहाँ पर अपने देश में लाने के लिए अपना खुद का विमान भेजा था। कोलंबिया के बारे में बात करेंगे आगे, पहले तो ये खर्चे के बारे में बात कर लेते हैं। क्यों आखिर इसका इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका? देखिए कमर्शियल फ्लाइट जो होती है ना वो सस्ता पड़ता है, उसकी तुलना में 5 गुना ज़्यादा खर्चीला होता है ये ग्लोब मास्टर, यानी ये जो सैन्य विमान है। तो इसका क्या मतलब है, क्यों इतना खर्चा कर रहा है अमेरिका? सीधा साधा मामला है, प्रतीकात्मकता। वो एक संदेश दे रहा है इसके ज़रिए कि अवैध अप्रवासियों को हम एलियन मानते हैं, अपराधी मानते हैं, उन्होंने अमेरिका पर आक्रमण किया है। तो मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके तमाम अप्रवासियों को मतलब लाद के जो ले जा रहे हैं, वो एक तरह से संदेश दे रहे हैं ट्रंप कि अपराधियों के प्रति सख्त हैं। और जो हथकड़ी लगा रहे हैं, बेड़ियाँ लगा रहे हैं, पैरों में जो जंजीरें बांधी जा रही है, ये सब संदेश दिया जा रहा है दुनिया को कि देखो हम बॉस हैं, और इस तरीके से कोई आया अमेरिका में तो उसका उठा के ऐसे ही भेजेंगे। पिछले साल की बात है, 1100 भारतीय निर्वासित किए गए थे अमेरिका से 2024 में। मैंने करंट अफेयर्स में बताया था, पिछले साल का जो करंट अफेयर्स है उसमें देखिएगा आप, PDF में पूरा डिटेल में हमने लिखा है। उसका जो वित्तीय वर्ष होता है अमेरिका का 23-24 का था। अमेरिका में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अक्टूबर से अगले साल के 30 सितंबर तक होता है। ठीक है, तो उसके लिए अमेरिका ने स्पेशल चार्टर विमान का इस्तेमाल किया था, कमर्शियल फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया था, और तब हथकड़ी बांध कर नहीं ले आया गया था। 1100 लोग लाए गए थे। आपको बस छोटी मोटी खबरें ही पड़ी होंगी, लेकिन यहाँ क्या है, ये ग्लोब मास्टर के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है। और भारत में क्या है, भारत सरकार ने कहा हाँ हम बिल्कुल जो भी है सबको लाएंगे यहाँ भारत में, हम लाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा, अब विपक्ष ने हंगामा किया संसद में, अब देखते हैं वहाँ कुछ सरकार जवाब देगी। एक छोटा सा देश कोलंबिया, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महादेश का एक देश है कोलंबिया। उसकी आबादी करीब 5.25 करोड़ के आसपास है और क्षेत्रफल भारत का 1/3 मात्र। अमेरिका ने जब कोलंबिया के जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे उनको ऐसे ही मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 से कोलंबिया भेजा, तो वहाँ के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, गुस्तावो पेट्रो, तो उन्होंने कड़ा विरोध किया था और उन तमाम जो एयरक्राफ्ट थे अमेरिका के उनको उतरने की अनुमति नहीं दी थी। हवा में चक्कर लगाकर और वो वापस अमेरिका चला गया था। फिर हालांकि बहुत बवाल हुआ इस पर, अमेरिका ट्रंप ने कहा कि हम सैंक्शंस लगाएंगे। फिर कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि हम अपना फ़्लाइट भेजते हैं, अपना राष्ट्रपति हम जो है उस अपना विमान भेज देंगे अगर हमारे कमी पड़ेगी तो, लेकिन जो लोग आएंगे वो इज्जत के साथ आएंगे, हमारे नागरिक। और बाद में उन्होंने अपना प्लेन भेजा और कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं ये प्लेन में, और सबका स्वागत किया, कहा कि आप लोग को जो दिक्कत हो रही है आप लोग आइए कोलंबिया में और हम आपका सम्मान रखते हैं, आप हमारे नागरिक हैं, आप अवैध रूप से भले ही पहुंच गए थे वहाँ पर गए थे, लेकिन आप यहाँ रहिए और अपनी संपत्ति है ये, आपको निराश नहीं करेंगे, हम आपको हर संभव सहायता करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे और इज्जत की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, भारत में हम लोग देख रहे हैं कि उठा के हथकड़ी लगा के, जिस तरीके से आप देखें, मैंने बताई आपको, इंडियन एक्सप्रेस ने जो छापा ये खबरें क्या किया है 40 घंटे तक, ये स्थिति ये रही। अब बात तो बहुत दूर तक लग जाएगी,
जब अप्रवासी भारतीयों को भेजा जा रहा है तो, और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानना होगा। कुछ आंकड़े मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आंकड़े हैं, हाँ, आपको ये देखिए यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में जो भारतीय वहाँ पर पकड़े गए हैं अवैध रूप से जो गए थे, कौन के, 2023-24 में 90,415, 2022-23 में 96,000, 96,917, 2021-22 में 63,927, 2021 में 30,000, 1920 में 19,800। साल दर साल बड़ी संख्या में, मतलब आंकड़े ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो और एक और बात, अभी राजीव शुक्ला जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, कल ही ट्वीट किया है। उन्होंने क्या किया कि आज संसद की विदेश मंत्रालय की मीटिंग, ये ऑफिशियल जो मीटिंग हुई उसमें कहा कि उसमें भाग लिया, पता चला कि 7 लाख भारतीयों को अमेरिका वापस अवैध रूप से भेज रहा है। अभी तो 100 कुछ आए हैं, अभी 7 लाख वहाँ से भेजे जा रहे हैं। तो उनकी क्या हालत होगी? भारत में तो उनका कुछ नहीं है, वो दसियों साल से वहाँ पर काम कर रहे थे। ओके, तो ये हालात है। अब सवाल ये होगा कि अच्छा, ये आंकड़ा जो ना एक्जैक्ट आंकड़ा है विदेश मंत्रालय का। इसके अलावा अमेरिका का एक थिंक टैंक है, उसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर। तो उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 7,25,000 भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादातर पंजाब और गुजरात के हैं, ठीक है। अब अवैध रूप से वहाँ पहुँचते कैसे हैं, सवाल ये होगा। तो एक पिक्चर आई थी डंकी, आपने देखी होगी, जिसमें शाहरुख खान थे और पूरी एक्टर एक्ट्रेस थे। तो वो डंकी रूट इस्तेमाल करते हैं अमेरिका में जाने के लिए। अवैध रूप से जो पहुँचते हैं ना, वो डंकी रूट कहा जाता है। और उसमें बताया गया था किस तरीके से बुरी दशा में अमेरिका में घुसते हैं, जीवन किस तरह से बर्बाद होता है। तो कैसे कैसे घुसते हैं ये कुछ डिटेल में है, आप देखिए। भारत से क्या करते हैं, कई सारे रूट से जाते हैं वहाँ पर। जो भारतीयों को अगर बात करेंगे, भारत से पहले मलेशिया या इंडोनेशिया जाएंगे, फिर वहाँ से अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका से लैटिन अमेरिका जाएंगे, उस तरफ जाएंगे, और वहाँ से फिर मैक्सिको होते हुए अमेरिका जाएंगे। दूसरी रूट क्या है, भारत से जाएंगे दुबई, दुबई से अफ्रीकी देश में जाएंगे, वहाँ से लैटिन अमेरिका, मैक्सिको होते हुए घुसेंगे। फिर यहाँ से सीधे कनाडा पहुँचेंगे, कनाडा से इलीगली बॉर्डर पार करके पहुँचेंगे, और 50 लाख 60 लाख रुपए लगते हैं। और बहुत सारे एजेंट हैं, दलाल हैं, जो कि पंजाब में तो मुख्य रूप से सक्रिय हैं। और जो वहाँ से जहाज़ अमृतसर में उतारा है ना, उसका एक संदेश देने के लिए भी उतारा है कि पंजाब से ज़्यादातर लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है डंकी रूट, जिस तरीके से वहाँ पहुँचते हैं। अब कहेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध क्या इतने खराब हो गए कि उठा उठा के भेज रहा है? अभी तो यही स्थिति दिख रही है। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, इनवाइट किया गया है वहाँ पर, व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। तो बड़ा सवाल ये होगा कि क्या जिस तरीके से जो वैश्विक बेइज्जती हुई है भारत की, तो क्या इस पर भी चर्चा होगी? भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, अगर देखें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अभी तक आधे समय तो उतार चढ़ाव में रहे हैं, और उसके बाद हालात ठीक रहे हैं। अगर आज़ादी के बाद की बात करेंगे तो आज़ादी के तुरंत बाद औपचारिक रूप से हम लोगों ने राजनयिक संबंध बनाए थे। इसके बाद अब देखिए कि दुनिया जो है 2 ध्रुव में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ था, बाद में टूट के रूस रह गया। तो भारत ने जो अपना तरीका अपनाया गुट निरपेक्षता का, मतलब हम न इधर न उधर, हम तटस्थ रहेंगे, और अपने कई सारे देशों का एक समूह भी बनाया गया। हालांकि शीत युद्ध के दौरान भारत जो है वो सोवियत संघ के निकट आया, और ख़ास तौर पे 1971 में जो भारत सोवियत मित्रता और सहयोग संधि हुई थी, उसके बाद से फिर जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, बांग्लादेश बना, उसमें बड़ी भूमिका सोवियत संघ ने निभाई, मतलब सहयोग किया भारत के। पाकिस्तान के साथ अमेरिका था, ठीक है। लेकिन बाद में शीत युद्ध जब ख़त्म हुआ और सोवियत संघ जब विघटित हो गया, तो हमारे अमेरिका के साथ संबंध और बेहतर होते चले गए।
1990 के दशक में जब हमने भारत ने आर्थिक सुधार अब किया, उसके बाद से व्यापारिक संबंध के अवसर बहुत ज़्यादा खुलते चले गए। 1998 में हम लोगों ने परमाणु परीक्षण परमाणु परीक्षण किया था भारत ने। उसके बाद तो तनाव हुआ था, बैन वैन लगाया गया, लेकिन फिर हालात फिर ठीक हुए। बिल क्लिंटन जो है वो भारत की यात्रा पर आए, फिर ठीक हुई। दोनों देशों के बीच में साझेदारी भी, रणनीतिक साझेदारी, व्यापारिक साझेदारी बहुत ही अच्छे खासे रहे हैं। लेकिन पिछले बाइडेन के समय में थोड़ा तनावपूर्ण रहा है, जब भारत के एनएसए अजित डोभाल, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। ठीक है, वो पन्नून के हत्या की कोशिश के मामले में उस मामले को लेकर ओके, भारतीय अधिकारियों और भी कई सारे अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किए गए। तनावपूर्ण थे, फिर लगा कि ट्रंप आ गए हैं तो कुछ स्थिति ठीक होगी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्या किस तरीके से उठा के भेजा जा रहा है। और कुछ देश हैं कोलंबिया जैसे, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जहाज भेजे और गरिमापूर्ण ढंग से अपने लोगों को वापस लेकर आया है। ठीक है, ये पूरी स्थिति है, जो हालात ये हैं जो मैंने बताया। इसका पूरा पीडीएफ मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं और उसको पढ़िएगा, देखिएगा। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। आईएसपीसीएस का मेंबरशिप प्लान अलग है और एक बेसिक मेंबरशिप प्लान अलग है। एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है। उसमें 2 साल के पिछले और अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स के पूरे कंटेंट होंगे, मतलब अपडेट हम लोग देते जाएंगे, टेस्ट लेंगे, पीडीएफ होगा, वीडियो होगा, ये सब कुछ होगा। तो देख सकते हैं आप, शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। ओके, और अगर आने वाले वक्त में हम लोग यूपीपीसीएस के बैच लॉन्च कर रहे हैं, बीपीएससी के नए बैच लॉन्च हो रहे हैं, जीएस के, इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी के बैच लॉन्च हो रहे हैं, और भी कई सारे, बिहार पुलिस के भी हम लोगों ने प्लान किया कि बैच लॉन्च करने का आप लोगों के लिए पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, शार्प लर्निंग ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट प्रश्नों को खत्म करते हैं। WHO के अनुसार वर्ष 2050 तक दक्षिण पूर्व एशिया में कैंसर के मामले और मौत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? कितने प्रतिशत? बड़ा भारी आंकड़ा है। आंसर का 85%। WHO की जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की जो इकाई है ना, उसने ये बातें कही है और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। 85% तक राइज हो जाएगा 2050 तक। इतनी बड़ी संख्या में, मैंने कल के करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि कितनी बड़ी तादाद में कैंसर के मामले भारत में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति होने वाली है। WHO का ये अनुमान लगाया गया है कि बड़ी संख्या में ये बढ़ेगी, और इसके लिए WHO ने कहा है कि तैयारी शुरू कर देनी चाहिए तमाम देशों को। कौन कौन से हैं? दक्षिण पूर्व एशिया के WHO का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, उसके एरिया में कौन कौन से देश हैं? ये सब सारे देश आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते। तो 11 कंट्रियों का जो ऑफिस है ना, वो भारत में है इस वक्त, न्यू दिल्ली में ऑफिस है। और जो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री है ना, शेख हसीना, उनकी बेटी इस क्षेत्र की चीफ है, अधिकारी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही, और बाकी काफ़ी कुछ मामला है कैंसर को लेकर, तो वो मैंने पीडीएफ में दे दिया, कल काफ़ी डिटेल में बताया था, तो आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? क्या नाम है इनका? आंसर का अहमद अल शरा। ये रहा फोटोग्राफ इनका, अहमद अल शरा। ठीक है, तो वहाँ जो विद्रोह हुआ था ना, उसके लीडर थे, वो चीफ थे, अब वो अंतरिम राष्ट्रपति बन गए हैं। इससे पहले जो सीरिया के राष्ट्रपति थे असद, बशर अल असद, तो उनको भागना पड़ा था देश छोड़ के, और उसके बाद से जो विद्रोही समूह है हयात तहरीर अल शाम, यानी HTS शॉर्ट में कहते हैं, तो उसका पूरा कब्जा है इस देश पर। अमेरिका और कई सारे देशों के समर्थन से उस पर अभी कब्जा है। ठीक है, तो ये मैप में देख लीजिए कहाँ पर है सीरिया। ये तो मिडिल ईस्ट कहते हैं, हम तो पश्चिम एशिया है एक्चुअल में, मैप के ज़रिए देखेंगे तो अमेरिका और यूरोप के लोग इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। और उसी में ये जो है ना, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये है सीरिया। ठीक है, सीरिया। तो यहाँ पर दिसंबर से जो है ना, वो इन्हीं का अभी कब्जा है पूरी तरीके से। अहमद अल शरा, उनके नेतृत्व में जो विद्रोही है वो सब, उन सब का। तो अब वो यहाँ के चीफ हो गए हैं, और
अब पूरी पॉलिटिक्स जो है मध्य पूर्व की वो बदल रही है। ठीक है, सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। यहाँ पर मुद्रा चलती है सीरियाई पाउंड। आबादी अगर कहेंगे तो 2 करोड़ 32 लाख के आसपास है। इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे तो आप देखिए कि इस तरफ तुर्की हो गया, ये इराक हो गया, ये जॉर्डन हो गया, इधर लेबनान हो गया, और इस तरफ आप देखेंगे इजराइल है। ठीक है, और समुद्र, किस समुद्र से है टच? तो भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन, उसका 13वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है, किस जगह पर? तो मालदीव में आयोजित किया गया है, और जगह का नाम है माफिला फुशी। क्या है? माफिला फुशी। इक्वेरिन का मतलब क्या होता है? मित्र होता है। ठीक है, तो ये जो द्विपक्षीय ये वार्षिक सैन्य अभ्यास है दोनों देशों के बीच में, भारत और मालदीव में बारी बारी से ये आयोजन होता है। ठीक है, 2 फरवरी से ये शुरू हुआ है और मालदीव में ये चल रहा है। ठीक है, मालदीव जानती हैं, मैप के ज़रिए देखते हैं, प्यारा भारत रहा, मालदीव यहाँ पर है, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ना, हिंद महासागर में। राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज्जू, राजधानी माले है, मुद्रा यहाँ पर क्या चलती है? मालदीवियन रुपया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय मूल की वैश्विक व्यापार नेता और संगीतकार चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2025 मिला है? आंसर होगा इसका त्रिवेणी। क्या है? त्रिवेणी, इसके लिए मिला है ये अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो भारतीय मूल की हैं, मतलब नागरिकता भारत की नहीं है, भारतीय मूल की हैं, और तो उनको ये अवार्ड दिया गया है अभी हाल ही में। और उनकी हालांकि परवरिश जो है ना वो चेन्नई में होती। जो पेप्सिको की जो पूर्व सीईओ थी इंदिरा नुई, उनकी ये बड़ी बहन है। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ इनका। ओके, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। अमेरिकी नागरिक हैं, 71 ईयर की हैं, और इन्होंने क्या किया कि दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाउटर किलरमैन और जापानी सिलेस्ट इरू, तो उनके साथ मिलकर एल्बम बनाया था। ठीक है, तो 3 नदियों के संगम के नाम पर त्रिवेणी एल्बम को ये बनाया गया था, और वैदिक मंत्रों को प्रस्तुत किया गया था इसके जरिए। ठीक है, तो ये ग्रैमी अवार्ड जो है इस बार का दिया गया। इस बार का ग्रैमी अवार्ड 67वां संस्करण था ये। ठीक है, तो चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग फटाफट। अगला प्रश्न है, 50 साल में कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? आंसर होगा बियॉन्से। ये जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, म्यूजिक कंट्री कैटेगरी की बात हो रही है, और चूँकि न्यूज़ में ये चर्चा में थी इसलिए ये प्रश्न हमने बनाया है। ओके, तो बियॉन्से के बारे में एक और प्रश्न ले लेते हैं, फिर और बात करते हैं। क्वेश्चन यही होगा, आंसर मैंने पहले ही बता दिया, बियॉन्से। ग्रैमी पुरस्कार समारोह 2025 में प्रतिष्ठित एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? आंसर होगा बियॉन्से, एल्बम ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये अवार्ड उन्होंने जीत लिया है। पिछले कई बार से उनको नामांकित किया जा रहा था लेकिन अवार्ड नहीं मिल पाया था, और इनको ये अवार्ड मिला है। उनका एल्बम है काउबॉय कार्टर, काउबॉय कार्टर, तो इसके लिए उनको ये मिला अवार्ड। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, ग्रैमी पुरस्कार समारोह 2025 में सॉन्ग ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो केंड्रिक लैमर। क्या नाम है? केंड्रिक लैमर। तो उन्होंने ये अवार्ड जीता है, सॉन्ग ऑफ द ईयर का ये जो अवार्ड है। तो किसके लिए, किस सॉन्ग के लिए उन्होंने जीता? नॉट लाइक अस। किसके लिए? नॉट लाइक अस के लिए जीता उन्होंने। अच्छा, ग्रैमी अवार्ड के पूरे जो भी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर लिस्ट दे दिया है। जो महत्वपूर्ण था वो प्रश्न के रूप में दिया मैंने, और बाकी जो है वो लिस्ट के रूप में जो महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ दे दिया है। ठीक है, तो पीडीएफ से भी आप देख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न होगा, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है आर प्रज्ञानानंद। ठीक है, 2 फरवरी को इन्होंने ये जीत हासिल की है, और डी गुकेश को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, तो ये शानदार बात है। ग्रैंड मास्टर भारतीय आर प्रज्ञानानंद 19 साल के हैं। पूरा नाम जो है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद है।
चेन्नई के मूलतः रहने वाले हैं ये। तो ये जितने खिलाड़ी थे उन सब के साथ ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न लेंगे हम लोग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो कि ISS पर जाएंगे, आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। इनका चयन कर लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, 38 ईयर के हैं। तो नासा का जो एक मिशन है उसका क्या नाम है, एक्जियम, उस मिशन के लिए इनको पायलट चुना गया है। और तो नासा जो है और अपने जो अंतर्राष्ट्रीय साझेदार है तो उनकी पूरी टीम को लेकर वो जो है वो चालक दल जो जाएगा, कब जाएगा इसके जल्द ही पता चलेगा। और अभी 30 जनवरी को ये ऐलान इनके नाम का कर दिया गया है। ठीक है, तो ISS पर जाने वाले वो पहले ऐसे व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो एक्सियोम 4 जो एक मिशन है उसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्री ISS पर जा रहे हैं, जिसमें से एक इसरो के द्वारा भी भेजा जा रहा है, यानी इंडियन एयरफोर्स के जो हैं वो ऑफिसर भी हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं कल ताजा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, बाय।